नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना 5वां मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इस चैनल में UPSSC 1 दरोगा एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज वीडियो बनाए गए हैं। 26 टॉपिक आपके सिलेबस में है, टोटल 38 वीडियो बनाए गए हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके बाद मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं जिसमें सभी में 50-50 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 5 वीडियो बना चुका हूँ मैं अभी तक बूस्टर डोज नाम से, जिसमें उन वीडियोज में जो मैटर छूट गया वो उससे अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अभी मैं एडू गोरिल्ला पब्लिकेशन की एक बुक आई थी जिसमें 10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं और सभी में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 5वां मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे, 5 आगे के अगले 5 दिन में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का, इसके बाद खाली जगह है, क्षेत्र गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि अपने यहाँ से दक्षिण पश्चिम से मानसून उठता है अरब सागर से, और जो ये उत्तर पश्चिम का एरिया जो है ना, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे यहाँ से हवाएं इधर की तरफ चलती हैं। उसके बाद हिमालय से टकरा के वापस आती हैं और उत्तर भारत में बारिश होती है उसके बाद। तो ए का ना 3C ऑप्शन जो है वो सही है कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी भारत है ना, उस क्षेत्र में गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्या बोल रहा है, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है, बी ऑप्शन। और यदि पूछे कि इनमें सबसे ज़्यादा किसका है ग्रीन हाउस पोटेंशियल, तो वो मीथेन का है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो वायुमंडल में मात्रा है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, राष्ट्रीय वन नीति संबंधित है। ऑप्शन है जैव विविधता का संरक्षण, आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण। ये सी है, ए और बी दोनों। तो राष्ट्रीय वन नीति दोनों से संबंधित है। अभी 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति है वो चल रही है, उससे पहले 1952 में आई थी, और आज़ादी के पहले 1894 आज़ादी के पहले 1894 में आई थी राष्ट्रीय वन नीति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संदर्भ में सही है? यह राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र की वृद्धि को नियंत्रित करने के काम करता है। इसमें संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल है। ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष आई थी? तो अभी मैंने बताया 1952 में, ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2017 से 2031 के लिए जो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है ना, वो तीसरी चल रही है। उससे पहले आई थी 2002 से 2016 के लिए, और जो पहली राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है वो 1983 से 2001 के लिए। अब 7वां क्वेश्चन है, ये दिया है कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना जो पहली थी इसको कब अपनाया गया था? तो 1983 में। ये ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना के घटक हैं। तो वैसे जो अभी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना तीसरी चल रही है उसके 5 घटक हैं, तो उसमें कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। एकीकृत वन्य जीवन और आवास प्रबंधन को सुदृढ़ करना, बी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और भारत में जलीय जैव विविधता के एकीकृत स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है वन्य जीव अनुसंधान को मजबूत करना और वन्य जीव संरक्षण में मानव संसाधन विकास की निगरानी करना। तो ये तीनों हैं उनमें से 5 में से, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? नेशनल पार्क आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो इस तरह क्वेश्चन जरूर आएगा। ए ऑप्शन आपका सही है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है? काजीरंगा, ओरंग और डिब्रू। जो ए, बी और सी है ना, ये डिब्रू साइकोवा जो है ना, उसी का केवल डिब्रू लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो ए, बी और सी है ना ये असम में है। जो डी लिखा है ना गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेंच मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है? आरक्षित वन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। एक जंगल जो वन्यजीव संरक्षण के लिए अलग रखा गया है। बी, एक जंगल जहां वाणिज्यिक कटाई की अनुमति है। तो बी तो गलत है। एक जंगल जहां केवल कुछ गतिविधियां जैसे कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा अनुमति है। ये भी नहीं है। डी है, एक जंगल जिसका प्रबंधन मुख्य रूप से इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन भी सही है। आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट है ना, उसके लिए ए ऑप्शन जो दिया गया वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? आरक्षित वन की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। वाणिज्यिक लॉगिंग और अन्य निष्कर्षण उद्योगों को बढ़ावा देना, ये तो गलत है। जनता के मनोरंजन के लिए अवसर प्रदान करना, ये भी गलत है। जैव विविधता के संरक्षण और वन द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की रक्षा करना, ये सही है। और सी ऑप्शन इसका होगा। डी जो दिया गया है शहरी विकास और बंदोबस्त को बढ़ावा देना, तो शहरी विकास आरक्षित वन से इनका कोई लेना देना है नहीं। अगला क्वेश्चन है 14, वो संरक्षित वन से है। आरक्षित वन को इंग्लिश में रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, संरक्षित वन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो संरक्षित वन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक लॉगिंग और निकालने वाले उद्योग। दूसरा, ये पहला वाला गलत है। दूसरा है बुनियादी ढांचे और शहरी बस्तियों का विकास। वन में शहरी बस्तियों का विकास कहाँ से होगा? तीसरा है सतत वन प्रबंधन और जैव विविधता का संरक्षण, ये सही लग रहा है। और डी है औद्योगिक पैमाने पर कृषि और पशुपालन, तो डी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोल रहा है? मानव गतिविधियों के संबंध में संरक्षित वनों का क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन देखते हैं। लॉगिंग और खनन जैसे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए। तीसरा है संरक्षण प्रयासों के साथ मानवीय गतिविधियों को संतुलित करना। और डी है शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देना, तो डी तो गलत है। सी और डी है ना इनमें बी और सी ऑप्शन आपका ज़्यादा सही लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? इको सेंसिटिव जोन में निम्न में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? स्थायी कृषि, पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियां, बाहरी उद्योग की स्थापना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। तो जिसको पता भी नहीं होगा ना, तो जो बाहरी उद्योग है ना वो कहाँ से इको सेंसिटिव जोन में होंगे? सी ऑप्शन आप कर सकते हैं। मतलब अपने आप ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी अनुमति नहीं है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा भारत में इको सेंसिटिव जोन का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला कौन इसमें इको सेंसिटिव जोन है? तो जो ए ऑप्शन है ना पश्चिमी घाट, यही इको सेंसिटिव जोन में आता है इन 4 में से। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य की हाथी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1974 में की गई थी। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध हाथी रिजर्व केरल में स्थित है? तो यदि आपको नाम नहीं भी पता ना, तो जो पहला दिया गया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियार रिवर है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये ए नंबर है ना वो केरल में स्थित है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में, गिर है गुजरात में, जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा भारत में बाघ रिजर्व नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये तो है, सरिस्का ये भी है, कान्हा ये भी है, हिमालयी वन्यजीव अभ्यारण्य डी ऑप्शन जो है ना जो दिया गया वो टाइगर रिजर्व नहीं है। तो 20 का डी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन ये दिया गया है, इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स है ना, इनका क्या रोल है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ए बोल रहा है मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पोषक तत्वों को रिसाइकल करने के लिए, पहला सही है।
मतलब सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। शाकाहारियों के लिए भोजन का उत्पादन करने के लिए ये गलत है। मांसाहारियों के लिए भोजन उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही है 21 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ट्वेंटी टू क्या बोल रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? दो घटक हैं, अबायोटिक और बायोटिक। हिंदी में बोलते हैं जैविक और अजैविक। तो ध्यान से आपको ऑप्शन टिक करना है। बी ऑप्शन सही है, जैविक और अजैविक, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक कारक नहीं है जो पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देता है? इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ना, उसमें कौन योगदान देता है? ये बोल रहा है जैव विविधता, ये बोल रहा एक कारक नहीं है, बोल रहा है जो पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देता है। तो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियां और प्राकृतिक चयन। तो जो सी ऑप्शन है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना, वो पारिस्थितिक संतुलन में है ना बाधा पहुंचाती हैं, तो ये योगदान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? वनों की कटाई, ये कहाँ से होगा? प्रदूषण, वन्य जीवों का संरक्षण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। तो जो आपका सी ऑप्शन है ना, वो सही है, वन्य जीवों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण नहीं है? इकोटोन है ना, दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है ना, ट्रांजिशन जोन उसको बोलते हैं। तो वन और घास के मैदान की सीमा तो पहला तो है, मैंग्रोव दलदल और नमक मार्श सीमा, ये भी है। आर्कटिक टुंड्रा और टैगा सीमा, ये नहीं भी पता तो डी है ना, आवासीय क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र की सीमा, इसको आप आराम से समझ जाओगे। डी ऑप्शन आपका सही है, ये इकोटोन नहीं है। मतलब कि शहरों में जो रेजिडेंशियल एरिया है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो क्या उसके बीच का कोई ट्रांजिशन जोन होता है क्या इकोटोन कोई? तो ऐसा कुछ है नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, इकोटोन क्या है? अभी मैंने बताया सी ऑप्शन सही है, दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? मौद्रिक जुर्माना, मतलब मौद्रिक का मतलब पैसा, और दूसरा कारावास, और सी है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं डी। तो जो सी है ना, वो है वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 का है ना, उसके उल्लंघन में कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। आपका 500 रुपये का जुर्माना है और शायद 1 महीने की कैद है। आगे देखते हैं 29, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों के व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देना, ये तो है नहीं। वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों को शिकार को बढ़ावा देना, शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो बी ऑप्शन आपका सही है, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन से भी आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे अधिक कहाँ पे है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन चीन में है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका यूएसए में, उसके बाद इंडिया में है। 3 आप याद रखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, मतलब COP जो 28 है ना, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो COP 27 है, वो तो आपके कोर्स में है। तो COP 28 से भी पूछ सकता है कि कहाँ पे होगा, तो ये होगा UAE में, संयुक्त अरब अमीरात। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब सीओपी की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी है। 1995 में सीओपी 1 जो है ना फर्स्ट, उसका आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक वीडियो मैंने बूस्टर डोज में सीओपी से संबंधित बताया है, उसमें सभी जितने भी अभी तक सीओपी हुए हैं और दूसरे जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ना, सबके बारे में बताया है। अगला 34, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कार्बन ऑफसेट के संबंध में सही है? ऑप्शन देखते हैं। कार्बन ऑफसेट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का श्रेय है, पहला तो सही है। दूसरा, कार्बन ऑफसेट मात्रा निर्धारित की जाती है और मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य में बेची जाती है, दोनों सही हैं। फिर से कार्बन क्रेडिट पे दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ये तो गलत है। कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए, बी ऑप्शन आपका सही है। वनों की कटाई को बढ़ावा देना, ये गलत है। और शहरीकरण को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोल रहा है? कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में कार्बन क्रेडिट प्रणाली की पुष्टि की गई थी, ये पहला सही है। दूसरा ऑप्शन है, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों को अपने उत्सर्जन कोटा से कम किया, ये भी सही है। तीसरा है, कार्बन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमित करना, ये भी सही है। और डी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम समय समय पर निर्धारित मूल्य पर कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है। तो ये ना यूएनईपी है ना, ये नहीं डिसाइड करता है इसका कार्बन क्रेडिट का जो मूल्य है, वो मार्केट पे बेस्ड है। तो डी ऑप्शन आपका सही है कि बोला कौन कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, वन्य जीवों के अवैध शिकार का वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। यह वनों के स्वास्थ्य और विविधता को बढ़ावा देता है बढ़ाता थोड़ी है। यह वनों के स्वास्थ्य और विविधता को कम करता है, बी ऑप्शन अब सही लग रहा है। सी और डी भी देख लेते हैं। तो सी क्या बोल रहा है? या इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो ये गलत है। और यह वन्य जीवों की प्रजातियों और वन के प्रकार पर निर्भर करता है, ये भी ऐसा कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन है 38। क्या बोल रहा है? कार्बन क्रेडिट सूची में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8वां स्थान है कार्बन क्रेडिट सूची में भारत की, जो अभी ग्लोबल रैंकिंग है उसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और नमी संरक्षण का उपाय नहीं है? वनीकरण, सीढ़ीदार, और इसमें सीढ़ीदार खेती है ऐसा कुछ लिखना चाहिए। वनों की कटाई, तो सी ऑप्शन है ना, वनों की कटाई थोड़ी है मिट्टी और नमी संरक्षण का उपाय। अगला क्वेश्चन नंबर 40, मिट्टी एवं नमी संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। मिट्टी के कटाव को बढ़ाना, ये तो गलत है। मिट्टी की उर्वरता को कम करना, ये भी गलत है। मिट्टी और पानी के नुकसान को कम करने के लिए, मृस्थलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। 41 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी विधि मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है? टेरेस फार्मिंग भी होती है, चेक डैम, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये तीनों विधियां हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये सही है आपका डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोल रहा है? मिट्टी और नमी संरक्षण का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। मिट्टी के कटाव में वृद्धि नहीं होगा, कहीं पे भी वृद्धि लिखा है, दूसरे में भी वृद्धि लिखा है, तो आपका ए और बी तो गलत है। मिट्टी के कटाव में कमी और फसल पैदावार में वृद्धि, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोल रहा है? वनीकरण के क्या लाभ है? मिट्टी के कटाव में वृद्धि, इसमें फिर से वृद्धि आ गई, हटाओ। सी देखते हैं, बेहतर हवा और पानी की गुणवत्ता, वन्यजीव आवास और कार्बन पृथक्करण, ये सही लग रहा है। डी भी देख लेते हैं, हवा और पानी की गुणवत्ता में कमी, तो डी तो है नहीं, तो सी अपने आप सही हो गया। चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन वनीकरण की तकनीक नहीं है? सीधा बोना, टोंगे प्रणाली, निर्वृक्षीकरण। तो निर्वृक्षीकरण थोड़ी ऐसी, प्रतिरोपण। नहीं भी समझ में आ रहा ना यदि, तो सी ऑप्शन आप आराम से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वनीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? निधिकरण की कमी, मतलब पैसे का अभाव। अगला है जनता के समर्थन का अभाव। तीसरा पर्याप्त वर्षा और उपयुक्त भूमि की उपलब्धता। तो पर्याप्त वर्षा प्रभावित करती है क्या? तो सी ऑप्शन है ना, बोला कारक नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है, कृषि वानिकी और पारंपरिक कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। कृषि वानिकी में केवल फसलों की खेती शामिल है, ऐसा तो है नहीं। कृषि वानिकी में एक ही प्रबंधन इकाई में पेड़ों और फसलों या पशुधन का एकीकरण शामिल है। 46 का बी सही लग रहा है। तीसरा और चौथा भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पारंपरिक कृषि में एक ही प्रबंधन इकाई में पेड़ों और फसलों या पशुधन का एकीकरण शामिल है, जबकि कृषि वानिकी में ऐसा नहीं है। सी तो गलत है, कृषि वानिकी में केवल पशुधन की खेती, ये भी गलत, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 47, ICRAF इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्य फोकस क्या है? शहरीकरण को बढ़ावा देना, तो ये तो हो नहीं सकता। स्थायी कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, ये सही लग रहा है। पेड़ों की संख्या बढ़ाना और उगाई जाने वाली फसलों की मात्रा कम करना, ये नहीं है। पेड़ों की संख्या कम करना, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही है। यदि आप इसके बारे में जानते भी नहीं है ना, तो आप यदि सही से ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो आराम से आप लगा सकते हैं, सही आंसर को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, वन बस्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। वनों की कटाई को प्रोत्साहित करना, पहला तो गलत है। वन क्षेत्रों में स्थायी मानव समुदायों की स्थापना करना, बी सही लग सकता है। अगला देखते हैं, शहरीकरण को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। मानव बस्ती के लिए उपलब्ध वन भूमि की मात्रा को कम करना, वन बस्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका बी ऑप्शन भी सही है, ये डी भी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही है 48 का। अगला 49, मतलब सरकार की किस पहल का उद्देश्य वन बस्तियों के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है? वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और लास्ट में दिया है राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, NAEB। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि पहले के जो तीन है ना, इसमें पैसे का कोई प्रावधान नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। तो 50, इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, भारत में वन बस्तियों की पहल का क्या लाभ है? वनों की कटाई में वृद्धि ना, वनावरण में कमी, ये भी नहीं। वन भूमि का बेहतर उपयोग, ग्रामीण गरीबी को कम करना और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि, डी ऑप्शन इसका ज़्यादा सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, भारत में राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण का क्या महत्व है? ये भी एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उस पर कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ पे दिए गए हैं। इससे वन आवरण और जैव विविधता का नुकसान होता है, ऐसा कुछ है नहीं। यह वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में मदद करता है, ये कुछ सही लग रहा है। आगे देखते हैं, यह वन भूमि को गैर वन भूमि में बदलने की सुविधा प्रदान करता है, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। और डी है, किसी भी उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। 52 का ना बी ऑप्शन सही हो सकता है, इन्होंने ले वैसे, लेकिन सी को सही किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राजस्व अभिलेखों में
वन भूमि का नामांतरण, इसका मतलब क्या है कि जो वनों के अंतर्गत भूमि दी गई ना, तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है ना, वो इससे संबंधित हैं कि जो उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि 3 पीढ़ियों और मिनिमम 75 वर्ष से जो लोग वनों में रह रहे हैं और मतलब जिनकी आजीविका का जो मुख्य साधन है ना वो वन और उसके उत्पाद हैं, तो उनको वहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना उसमें उनका नाम शामिल किया जाए, तो वही है। तो वो इसलिए नहीं है कि जो आदिवासी लोग हैं वो नुकसान थोड़ी पहुंचाते हैं, वो तो सस्टेनेबली बहुत कई हजारों सालों से रह रहे हैं, उससे जंगलों को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो अपने काम भर की चीज़ें वहाँ से केवल लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। भारत में राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण के संबंध में, अब इसमें इन्होंने वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 का, उसको इसके संबंध में बोला है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये किस हिसाब से इसमें दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए, वन भूमि के उत्परिवर्तन को रोकने के लिए। तो यदि ये हटा देते वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य ना, तो उसका उद्देश्य है ये वन भूमि के उत्परिवर्तन को रोकना। अगला क्वेश्चन नंबर 54, फिर से क्वेश्चन है कि राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण से क्या हानि है। अब इन्होंने बोला है कि हानि क्या है, तो ये क्वेश्चन मुझे सही लग नहीं रहा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, वन आपदाओं को रोकने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संसाधनों की कमी, सीमित तकनीकी प्रगति, अप्रभावी सरकारी नीतियां, सामुदायिक भागीदारी का अभाव। तो ये वैसे सभी चुनौतियां हैं, लेकिन जो डी है ना वो सबसे सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, वन आपदाओं को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक क्या है। पर्यावरण कानूनों का सख्ती से पालन, सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा, नियमित निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली। और डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी दिया गया है। तो ये जो सभी है ना वो तरीके हैं जिससे वन आपदाओं को रोका जा सकता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला 57, जंगल की आग को रोकने का तरीका क्या है। नियमित गश्ती करें, बी है नियमित जलावन, और सी है फायर ब्रेक बनाना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। नियमित गश्ती करें का मतलब गश्त समझते हैं ना, कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं ना वो गश्त करेंगे ना, तो पता चलेगा कि सही टाइम पे यदि आग का पता लग जाएगा तो उसको रोकने में आप सक्षम रहेंगे। नियंत्रित जलावन का मतलब जल की मात्रा यदि वनों में उपलब्ध रहेगी तो आग को कंट्रोल कर सकते हैं। फायर ब्रेक बनाना कि आग को बढ़ाने के लिए बीच बीच में ऐसे कुछ साधन तरीके अपनाए जाते हैं जिससे आगे ना बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 58, वन आपदाओं को रोकने के लिए एक सरकार क्या पहल कर सकती है। ऑप्शन है वनों में अवैध गतिविधियों के लिए सख्त दंड लागू करना, वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सी है वन कर्मियों के उचित प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करना, या डी उपरोक्त सभी। तो ये जो सब दिए गए हैं ना ए, बी और सी में, वो वन आपदाओं को रोक सकते हैं उससे। अगला है 59, जंगल की आग बुझाने के लिए क्या मुश्किल हो सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं। तेज हवाएं, शुष्क मौसम की स्थिति, भारी वर्षा, और डी है हिमपात और बर्फ। तो भारी वर्षा और हिमपात और बर्फ तो अपने आप ही जो फॉरेस्ट फायर है ना उसको ख़त्म कर देंगी। ए और बी है ना, इनकी वजह से जो जंगल की आग है ना वो तेज़ी से बढ़ती है। तो उसमें सबसे सटीक जो है ना वो ए है कि तेज़ हवा जब चलती है ना तो जो जंगल की आग है वो तेज़ी से बढ़ती है और उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन उत्पाद है जिसका उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। नीम जो है ना उसका किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। बांस और गेहूँ इनका कोई औषधीय उपयोग तो ऐसा कुछ है नहीं। अगला 61, निम्न में से कौन सा गैर इमारती वन उत्पाद, ब्रैकेट में लिखा NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक प्रकार है।
नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो इसमें ना मुझे सी सही लग रहा है, इन्होंने ए को मारा है। रबड़ जो है ना वो टिम्बर में नहीं आती है, बाकी चंदन और सागौन के तो ये टिम्बर में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रकार की वन उपज नहीं है? लकड़ी, गैर इमारती वन उत्पाद, जीवाश्म ईंधन और औषधि पौधे। तो सी ऑप्शन जो है ना, जीवाश्म ईंधन और फॉसिल फ्यूल्स है ना, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में नहीं आते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। अगला क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, वन प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन पे अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये ऑप्शन दिया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन उत्पादों को स्थायी रूप से उगाया और काटा जा रहा है, मतलब काटा जाता है, ये तो सही लग रहा है। दूसरा, वन आधारित व्यवसायों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, ये भी सही लग रहा है। वनों में जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना, डी दिया गया उपरोक्त के सभी ना, तो डी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रमाणन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि नहीं है? तो वन प्रमाणन के लिए जो ए, बी और सी तीनों दिए गए हैं ना, FSC, PEFC और SFI है ना, पहले दोनों तो आप जानते होंगे ना, SFI भी इसमें आता है, तो इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। वर्षा वन गठबंधन ये कुछ नहीं है, तो ये वन प्रमाणन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है वन प्रबंधन परिषद, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, FSC का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन है स्थायी वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगला है वन आधारित व्यवसायों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए, मुख्य फोकस की बात हो रही है। जंगलों में लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा, वनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना, तो ए ऑप्शन है ना, यही सही है। स्थायी वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना और जैव विविधता का संरक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 66, मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि, कृषि विस्तार, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है, सब हैं मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश, हिमालयी क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र। कटीले वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसमें ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बी, कटीले वन ना, बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, वन मिट्टी के कटाव को रोककर ऊपरी मिट्टी की रक्षा करते हैं, ये तो सही है। वन जल चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं, ये भी सही है। वन पौधे और जानवर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये तो ऐसा नहीं, स्वतंत्र थोड़ी है। वन जलवायु और वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, 68 का ना सी है वो जो सही है, सी। आते हैं 69 क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वनों और उसके पर्यावरण का लाभ है? जैव विविधता संरक्षण, जलवायु विनियमन, मृदा अपरदन नियंत्रण या उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा वन पर्यावरण के स्वास्थ्य और विविधता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है? वनों की कटाई और आवास विनाश, वायु प्रदूषण, ए, बी और दोनों। तो 70 का जो सी है ना वो सही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 71, क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास मानव वन्य जीव संघर्ष में कैसे योगदान दे सकता है? मानव वन्य जीव संघर्ष में कैसे योगदान दे सकता है? ऑप्शन देखते हैं, पशुओं के प्रवास में अवरोध पैदा करके, वन्य जीवों के लिए भोजन उपलब्धता बढ़ाकर, उपलब्धता कहाँ से बढ़ाएगा? ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, वन रक्षकों के
कुछ प्रमुख अधिकार क्या हैं? ऑप्शन देखते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में आग्नेयास्त्रों को ले जाने और कानूनों को लागू करने का अधिकार। दूसरा है संरक्षित क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार। ये बी तो सही नहीं लग रहा है। संरक्षित क्षेत्रों में लोगों के कुछ समूहों के साथ भेदभाव करने का अधिकार उपरोक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन है ना वो सही लग रहा है कि आग्नेयास्त्र का मतलब अब ये समझ लो कि हथियार जो है ना वो सुरक्षा के लिए तो ले ही जा सकते हैं, उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला है वनपाल के कुछ प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? वन प्रबंधन योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन, वन सूची और निगरानी गतिविधियों का संचालन। और ये भी दोनों। सी ऑप्शन है वो सही है इसका। डी बोल रहा क्या दे बोल रहा है इसमें, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 74। जंगल में आग लगने की स्थिति में वनपाल का मुख्य कर्तव्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। क्षेत्र को खाली करने और मदद के लिए कॉल करने के लिए। बी है आग बुझाने वाले उपकरणों का प्रयोग कर आग बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मियों के साथ समन्वय करना और आग बुझाने के प्रयासों का समर्थन करना। डी है क्षति का आकलन करना और पुनर्वास की योजना बनाना। तो सी ऑप्शन है ना ये सबसे सही लग रहा है। अग्निशमन कर्मियों के साथ समन्वय करना और आग बुझाने के प्रयासों का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन नंबर 75। सूखे की स्थिति में वनपाल की क्या भूमिका होती है? जल संरक्षण के उपायों को लागू करना, वन्य जीवों के पुनर्वास में सहायता करना, सूखा प्रतिरोधी प्रजातियों का रोपण और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों चीजें हैं ना ये सूखे की स्थिति में वनपाल की भूमिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? भारतीय कृषि क्षेत्र के सामने मुख्य चुनौती क्या है? ऑप्शन देखते हैं। अनुसंधान और विकास में निवेश की कमी, पहला तो सही लग रहा है। दूसरा खराब आधारभूत संरचना और परिवहन व्यवस्था। सी ए और बी दोनों। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी शीतोष्ण फसल है? ऑप्शन देखते हैं। जौ, धान, नारियल, गन्ना। तो जो ए है ना वो आपका सही है। जौ है ना वो एक शीतोष्ण फसल में आती है। धान, नारियल और गन्ना है ना इनको पानी की आवश्यकता होती है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन नंबर 78। भारत में सर्वाधिक फसल चक्र किस प्रकार की फसलों में होते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि पूछना क्या चाहते हैं। भारत में सर्वाधिक फसल चक्र किस प्रकार की फसलों में होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन इन्होंने बी दिया, गेहूँ। आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो कमेंट करके आप बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 79। बाढ़ की स्थिति में वनपाल की क्या भूमिका होती है? वन बुनियादी ढांचे को नुकसान का आकलन और मरम्मत, वन्य जीवों की आवाजाही पर नजर रखना, निकासी के प्रयासों में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो मुझे तो ना डी सही लग रहा है, लेकिन इन्होंने ए सही माना है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। वन पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? पौधों, जानवरों और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंध। ये पहला सही लग रहा है। दूसरा वन उत्पादों के आर्थिक लाभ। सी ऑप्शन है वन प्रबंधन प्रथाओं का इतिहास और विकास। और डी है वनों का सांस्कृतिक महत्व। ये ऑप्शन आपका सही है। जो फॉरेस्ट इकोलॉजी है ना उसमें पौधों, जानवरों और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंध, इसको अध्ययन इसका हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? वन पारिस्थितिकी के उपयोग का एक उदाहरण क्या है? उदाहरण बताना है। प्रजातियों की विविधता पर वनों की कटाई के प्रभावों को समझने के लिए। दूसरा पुनर्वनीकरण परियोजनाओं में लगाए जाने वाले पेड़ों की इष्टतम संख्या निर्धारित करना। ये तो है नहीं। विशिष्ट वृक्ष प्रजातियों के सांस्कृतिक महत्व, ऐसा कुछ है नहीं। वाणिज्यिक लकड़ी की कटाई के आर्थिक लाभ। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? वन पारिस्थितिकी का अध्ययन
करने का क्या लाभ है? ऑप्शन देखते हैं। फॉरेस्ट इकोलॉजी है ना आपका जो टॉपिक है, उससे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन ये। वनों की कटाई और वनों में अन्य परिवर्तनों के प्रभावों की बेहतर समझ। दूसरा है वन उत्पादों के आर्थिक लाभों का ज्ञान बढ़ाना। सी है वनों के सांस्कृतिक महत्व की बढ़ी हुई सराहना। सांस्कृतिक महत्व को इससे कोई लेना देना नहीं है, और आर्थिक लाभ को बढ़ाना ये भी नहीं है। डी है अधिक प्रभावी वन प्रबंधन पद्धतियां। तो जो डी ऑप्शन है ना, ये ज्यादा सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है? वन पारिस्थितिकी के अध्ययन में किस प्रकार के वन शामिल हैं? तो फॉरेस्ट इकोलॉजी में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि कितने टाइप के वन हैं। तो इसमें वर्षा वन, पर्णपाती और सदाबहार, ए ऑप्शन आपका सही है। इन सभी वनों की स्टडी की जाती है। अगला है वन पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ये तो सूर्य का प्रकाश है, सबको पता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, ये लेफ्ट साइड में। वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी क्षेत्र में हरित आवरण की मात्रा में वृद्धि करना, प्रदूषण स्तर को कम करना, जल संरक्षण के प्रयासों में सुधार करना। तो जो उपरोक्त सभी है ना, डी है ना, ये सब वृक्षारोपण जो कार्य योजना है ना, वो टॉपिक है, उस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? किसी वन में वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना बनाने में पहला कदम क्या है? वृक्ष प्रजातियों का चयन, धन और संसाधन प्राप्त करना, वन क्षेत्र का सर्वेक्षण, कार्यान्वयन के लिए एक समय रेखा विकसित करना। तो सबसे पहले है ना हम लोग जगह सेलेक्ट करते हैं कहाँ पे किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, चंदन वृक्षारोपण की कार्य योजना को लागू करने की चुनौतियां क्या हैं? संसाधनों और धन की कमी, बी चंदन प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव, ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन आपका सही है। चंदन की खेती ना, पेड़ महंगा रहता है और काफ़ी समय में तैयार होता है, और लोग भी नुकसान बहुत पहुँचाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? किसी वन में वृक्षारोपण के लिए सही पेड़ प्रजातियों का चयन करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखते हैं। पेड़ों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, पहला तो सही लग रहा है। दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने के लिए, दूसरा भी सही लग रहा है। आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकने के लिए, ये भी सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना में रोपण के लिए स्थानों का चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? स्थान का चयन करने की बात हो रही है। मिट्टी की किस्म और पानी की उपलब्धता, दूसरा मौजूदा वनस्पति और स्थलाकृति, और सी ए बी दोनों। तो ए और बी दोनों, इन बातों का आपको याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, स्थानीय समुदायों पर वन संरक्षण कानूनों और नीतियों का क्या प्रभाव है? इसके परिणाम स्वरूप विस्थापन और आजीविका का नुकसान हो सकता है। बी वे पारिस्थितिक पर्यटन और वन संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं। सी वे स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालियों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 90 का बी है ना, वो सबसे सही लग रहा है। वे पारिस्थितिक पर्यटन और वन संसाधनों के सतत उपयोग के माध्यम से आर्थिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? सरकार वन संरक्षण कानूनों और नीतियों के तहत स्थायी वन प्रथाओं का समर्थन कैसे करती है? ऑप्शन देते हैं। धन और तकनीकी सहायता प्रदान करके, बी है संरक्षित क्षेत्रों और वन्य जीव रिजर्व की स्थापना करके, सी है उत्तरदायित्वपूर्ण वानिकी पद्धतियों को बढ़ावा देकर। तो तीनों है ना, ये सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा भारत में वन संरक्षण से संबंधित एक सरकारी कानून या नीति है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 2016, मतलब दूसरी वाली,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और डी है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों है ना वो वन संरक्षण से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, कौन सा अधिनियम वनों की रक्षा और भारत में वनों की कटाई जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे दिए। ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 यही प्रदान करता है आपका। राष्ट्रीय वन नीति वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इसमें सबसे सटीक है ना वो ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, कौन सी नीति भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार के दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है ना वो इसका करती है काम। ए ऑप्शन आपका सही है। अब इन्होंने दूसरी वाली दी है तो कोई नहीं, दूसरा ही। तो अगला क्वेश्चन नंबर 95, भारत में रबर वनों के मुख्य आर्थिक लाभों में से क्या है। रबर उत्पादों के उत्पादन के लिए लेटेक्स का स्रोत प्रदान करना, रबर और रबर उत्पादों के व्यापार के माध्यम से स्थानीय आजीविका का समर्थन करना, वन्य जीवों के लिए छाया और आवास प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो जो रबर वनों का मुख्य लाभ वो है ना वो ए है कि रबर उत्पादों के उत्पादन के लिए लेटेक्स का स्रोत प्रदान करना। आगे क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है, भारत में जंगलों में इको टूरिज्म के आर्थिक लाभ क्या हैं। पर्यटन से आय में वृद्धि, पहला तो सही लग रहा है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन, ये भी सही है। वनों से जुड़ी सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, तो ये तीनों सही हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, व्यापार उद्देश्यों के लिए भारत के चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है। तो ये लगभग 40% है। बी ऑप्शन आपका सही है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 98, वन एवं वन्यजीव संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना, या उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे क्या बोल रहा है, वन और वन्यजीव संरक्षण में समुदाय आधारित संरक्षण की क्या भूमिका है। ऑप्शन देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, पहला तो सही लग रहा है। दूसरा है संरक्षण के प्रयास में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, दूसरा भी सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल चंदन उत्पादन का कितना प्रतिशत उच्च गुणवत्ता वाले आवश्यक तेलों और सुगंधों के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है 90%। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये हो गया आपका मॉक टेस्ट 5। 5 मॉक टेस्ट और बचे हैं, वो अगले 5 दिन में मैं आपको करा दूंगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम समय में ना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।